वेलकम दोस्तों और हिस्ट्री एंथुजियास्ट इस खास एक्सप्लेनर में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध के नगाड़ों की भारी गूंज ही सब कुछ तय करती थी। आज हम समय के कोहरे को पार करके चौथी शताब्दी के एक ऐसे शासक की सच्चाई उजागर करने वाले हैं जिसे अक्सर इंडिया का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। ये कहानी है खून से सनी तलवारों और राजमहल की खामोश शांति की। एक ऐसी शख्सियत जिसने आने वाले कई राजवंशों का नक्शे कदम तय किया। तो चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सीधे अपने मुख्य रहस्य पर आते हैं और खुद से एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या इस प्राचीन नेता ने सचमुच एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को अपने असली नेतृत्व से एकजुट किया था, या फिर उन्होंने एब्सोल्यूट फियर यानी एक बेहद खौफनाक डर पैदा करके पूरे साम्राज्य को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था? एक मॉडर्न हिस्टोरियन के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा चौथी शताब्दी के उस अंधेरे दौर की कल्पना कीजिए। पाटलिपुत्र, जो इस उभरते साम्राज्य का दिल और स्ट्रेटेजिक सेंटर था, और उसके आसपास का पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह बस सत्ता की लड़ाई और पॉलिटिकल केओस। और पता है, सत्ता की इस अराजकता ने एक ऐसे महत्वाकांक्षी राजकुमार के उभरने का रास्ता बनाया जिसने बहुत शुरुआत में ही जिंदा रहने के नियम समझ लिए थे। उसने समझ लिया था कि यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलेगा। अपने दिमाग में तलवारों के टकराने की उस आवाज को महसूस कीजिए, क्योंकि उनकी शुरुआती फिलॉसफी बेहद खतरनाक थी। उनका सीधा सा मानना था कि एक छोटा राज्य शायद आपको विरासत में मिल जाए, लेकिन एक विशाल साम्राज्य, उसे तो तलवार के जोर पर बलपूर्वक ही छीनना पड़ता है। ये उनके अंदर की वो आग थी जो साफ करती थी कि वो शांति से बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। भाग 1, द आर्किटेक्चर ऑफ फियर। अब उनके उत्तर भारत के अभियानों की तरफ चलते हैं। यहां उन्होंने साम्राज्य सिर्फ मैदाने जंग में नहीं जीता, बल्कि एक कैलकुलेटेड आर्किटेक्चर ऑफ साइकोलॉजिकल टेरर खड़ा किया। एक आधुनिक इतिहासकार के रूप में मुझे जो सबसे हैरानकुन लगता है वो ये कि उनकी ख्याति, उनका नाम ही सबसे बड़ा हथियार था। विरोधी राजा उनके आगे बढ़ती सेनाओं से इतने भयभीत थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, कईयों ने तो एक भी तीर चलने से पहले ही अपने मुकुट उनके सामने रख दिए थे। ये फिजिकल से ज्यादा एक मेंटल विक्ट्री थी। एक पल के लिए रुकिए और इस स्ट्रैटेजी के फिलॉसफिकल वजन को महसूस कीजिए। दुश्मनों को जिंदा छोड़ना कभी कभी उन्हें मारने से ज्यादा खतरनाक होता है। वो एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे जो एग्जैक्टली जानते थे कि किसे पूरी तरह से कुचलना है और किसे जिंदा छोड़ना है, ताकि वो हमेशा एक डर के साए में जिए और उनके हाथों की कठपुतली बनकर काम करें। लिटरली एक परपेचुअल टेरर का साइकिल। भाग 2, द साउथ इंडियन कैंपेन। अब सोचिए उस शेयर लॉजिस्टिकल नाइटमेयर के बारे में जो उनका दक्षिण का विस्तार था। अपने दिमाग में एक सिनेमैटिक दृश्य बनाइए। थकी हुई सेनाएं, मूसलाधार बारिश और घने खतरनाक जंगलों को पार करते युद्ध के हाथियों के भारी कदम। पाटलिपुत्रा से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर तक अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन रखना, ये आज के किसी मैसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कम नहीं था। उनकी एम्बिशन वाकई अनस्टॉपेबल थी। नतीजा क्या हुआ? क्रूशल पॉइंट यह है कि उनके दुश्मन उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनअवॉइडेबल तूफान मानते थे। एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे राजवंशों को बहा ले जाती थी। इस तूफान के सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भाग 3, द पैराडॉक्स ऑफ द वीणा। लेकिन फिर हम खून से सने युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हैं और एक मोमबत्तियों से रोशन राजमहल में कदम रखते हैं, जहां वीणा की बेहद मधुर और शांतिपूर्ण धुन गूंजती है। ये उनके कैरेक्टर की अल्टीमेट ड्युअलिटी को दिखाता है। हमें इस बात को रिकंसाइल करना पड़ता है कि एक तरफ वो निर्मम योद्धा थे और दूसरी तरफ एक अत्यंत संवेदनशील संगीतकार और कवि जो कला के सबसे बड़े संरक्षक थे। असल में टेरिफाइंग सच तो ये है कि कला और संगीत के जरिए उन्होंने ह्यूमन इमोशन यानी मानवीय भावनाओं की जो गहरी समझ विकसित की थी ना, उसी ने उनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को इतना अचूक बनाया। और जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक या फास्ट कम्युनिकेशन के इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन सफलतापूर्वक चलाना इसी गहरी समझ और प्रशासनिक शैली का ही नतीजा था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज के दौर के गवर्नेंस के लिए भी एक जबरदस्त लेसन है। वीणा की उन मधुर धुनों के बीच इस खामोशी में एक बड़ा सवाल छोड़ देते हैं। क्या एक बेरहम विजेता सचमुच एक संवेदनशील कलाकार भी हो सकता है? मैं चाहता हूं कि आज के हिस्ट्री स्टूडेंट्स इस मोरालिटी को एनालाइज करें। यह प्राचीन शासकों की जटिल नैतिकता को समझने का एक परफेक्ट मौका है। भाग 4, रिक्लेमिंग द नैरेटर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने बिना शक एक ऐसे युग का निर्माण किया जहां कला और राजनीतिक स्थिरता दोनों अपने चरम पर थे। युद्ध के दौरान भी उनका साम्राज्य सुनहरे सिक्कों और सुरक्षित ट्रेड रूट से और भी मजबूत हुआ। लेकिन हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि इस स्थिरता को हासिल करने के लिए जो खौफनाक तरीके अपनाए गए, क्या वो सही थे? क्या उनका अंदाजे हुकूमत आज के वर्ल्ड में जस्टिफाई किया जा सकता है? इतिहास हमेशा जीतने वालों को महान बताता है, लेकिन हारे हुए दुश्मनों की चीखें कभी किताबों का हिस्सा नहीं बनती। ये पॉइग्नेंट थॉट मांग करता है कि आप सब इन ग्लोरीफाइंग टाइटल्स से आगे बढ़कर सोचें। साम्राज्य निर्माण के उस डार्क ह्यूमन कॉस्ट को स्वीकार करना होगा। ये डार्क और सिनेमैटिक सच हमें एम्पायर बिल्डिंग के असली रूप से रूबरू कराता है। अब समय के इस अंतराल यानी इस टाइमलाइन गैप पर ध्यान दीजिए। समुद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी में शासन किया, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म उनके लगभग 1400 साल बाद हुआ था। इस फैक्ट को देखते हुए उन्हें इंडिया का नेपोलियन कहने की जो यूरोसेंट्रिक आदत हमें पड़ गई है, वो सच में तार्किक रूप से काफी पिछड़ी हुई लगती है, राइट? इस हिस्टोरिकल नैरेटिव को उलट देना बहुत जरूरी है। ये आज के इंडियन स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है कि वो अपने प्राचीन नेताओं को कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के असली आर्किटेक्ट्स के रूप में देखें। असल में नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना ज्यादा सटीक होगा। ये समझना हमारी मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी और नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत क्रूशियल है। तो जैसे ही युद्ध के नगाड़ों और इस डार्क ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक की गूंज आपके जहन में धीमी होती है, मैं आपके लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ता हूं। एक ऐसी लेगेसी जो तलवार और वीणा दोनों के असाधारण निपुणता पर खड़ी है, उसे हिस्ट्री को कैसे जज करना चाहिए? इन प्राचीन शासकों के ग्रेटनेस की असली परिभाषा क्या है? इस मॉरल लेगेसी पर विचार कीजिए और बहस कीजिए, क्योंकि इतिहास के सबसे गहरे रहस्य अक्सर इन्हीं सवालों में छिपे होते हैं।